जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी की संवैधानिक स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र का ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय वेश, ये उसकी अस्मिता की पहचान हुआ करते हैं। वास्तव में राष्ट्र की जो धमनियाँ हैं उनमें संचरित होने वाला जो भाव है राष्ट्रीयता का, जीवंत धारा जिसे हम रक्त संचरण भी कह सकते हैं, वो होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ही वो माध्यम है जो राष्ट्र में भावात्मक एकता उत्पन्न करती है और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाती है और इसी भाव को इसी भाव से प्रेरित होकर के 1925 के कानपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी भाषा के प्रयोग को सर्वमान्य सिद्ध किया गया और इसी समय जबकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार प्रदेशों के सदस्य भी एकत्रित थे, भिन्न भिन्न भाषाभाषी नेतागण उपस्थित थे और वहाँ सर्वसम्मति से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए यह कार्य प्रेम, सद्भाव, विश्वास और राष्ट्र गौरव की अस्मिता की पहचान बनना हमारा सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रभाषा ही हमारी राजभाषा भी है। राजभाषा वह भाषा कहलाती है जो किसी देश के नागरिकों की बोलचाल की भाषा तो होती ही है, वो वहाँ के ऑफिशियल कार्यालयी कार्य के लिए भी वो प्रयुक्त की जाती है। कार्यालय में और शिक्षा के माध्यम में तो यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत की गई हो तथा शासन, प्रशासन और जनता के बीच आपसी संपर्क के लिए उसका प्रयोग किया जाता हो। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का भी राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई तब से ये राजभाषा का अस्तित्व है और भारतवर्ष में राजपूत काल में तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था, परंतु जब मुगलों के आक्रमण होने लगे और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया यहाँ, तो धीरे धीरे हिंदी के स्थान पर फारसी, अरबी और उर्दू आदि भाषाओं ने उसका स्थान ले लिया। राजपूत राजाओं के राज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होता रहा। मराठों ने भी राजकाज में हिंदी का प्रयोग किया।
दूसरे राजाओं के दरबार में हिंदी और हिंदी के साथ फारसी द्विभाषिक रूप में जारी किए गए फरमान वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जो इस बात का द्योतक हैं कि हिंदी राजकाज में सर्वदा से समर्थ रही है और उसमें जब केंद्रीय शक्ति मुसलमान शासकों के हाथ में थी तो उसे न केवल उपेक्षा का शिकार होना पड़ा बल्कि उसे पर्याप्त रूप से हतोत्साहित भी किया गया। उसे वो अवसर नहीं मिला जिससे कि वो सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का, सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर पाती। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में तत्कालीन राजभाषा फारसी को ही प्रश्रय दिया और जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत आज़ाद होने के बाद भी बहुत समय तक भारत में राजकाज की भाषा, कचहरी की भाषा उर्दू बनी रही, अरबी बनी रही। इस बीच 1855 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत के शिक्षा और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए और धीरे धीरे वह न केवल पूर्णतया प्रशासनिक भाषा बन गई बल्कि अंग्रेजी शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों की भाषा में भी प्रतिष्ठित हो गई। वो शिक्षित वर्ग की भाषा बनी, व्यवहार की, और फिर भी अंग्रेजी शासक ये महसूस करते रहे कि भारतीय भाषाओं को बहुत दिन तक अंग्रेजी से परास्त नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को और अन्य भाषाओं को जो जिस प्रदेश में बोली जाती थी उनको उस क्षेत्र की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया। इस निर्धारण का ये परिणाम हुआ कि हिंदी और भारतीय भाषाएं वो थोड़ा विकास कर पा रही थी और धीरे धीरे वे विकसित भी हुई और उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनी। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास किया। इस राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप हिंदी का शनै शनै उत्तरोत्तर प्रसार भी होने लगा और विकास भी होने लगा। देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी थी, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए ऐसा मत वो बना। लेकिन इस पे विवाद भी बहुत हुए और इन विवादों के कारण ही हिंदी भाषी जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने अपने विरोध वो मुखर ढंग से प्रस्तुत किए। अनुरोध और विरोध के बीच में महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के विषय में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने भाषा के 5 गुणों का उल्लेख किया। अब ये 5 गुण कौन से थे? तो उनकी दृष्टि से पहला गुण था कि जिसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें।
दूसरा, वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग की जा सके। तीसरा, अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती हो। चौथा, उस भाषा को सीखने में आसानी हो। और पांचवा, उस भाषा को चुनते समय क्षणिक हितों पर, संकुचित हितों पर ध्यान न दिया जाए। तो उनके इन मानकों पर केवल हिंदी ऐसी एक भाषा मिली जिसमें ये सारे गुण मौजूद थे। और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के उद्गारों के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा ने इसे संघ सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने का मन बनाया। विशद विचार मंथन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा घोषित हुई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी विधिवत भारत संघ की राजभाषा मान ली गई। किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है। प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए और शासन का काम जनता की भाषा में किया जाना चाहिए। जब तक विदेशी शासन रहेगा, तब तक विदेशी भाषा का शासन रहेगा, तब तक देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही स्पष्टता और सरलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और उसी भाषा के माध्यम से कही गई बातों को आसानी से समझ सकता है। नूतन विचारों के स्पंदन, आत्मा की अभिव्यक्ति मातृभाषा में भी ही संभव है। राजभाषा के विभिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है राजभाषा। विश्व के सभी स्वतंत्र देश, नवोदित राष्ट्र इस तथ्य से भली भांति अवगत होते हैं और कि उनका उत्थान उनकी अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है। रूस, जापान, जर्मनी आदि राष्ट्र इसके प्रमाण हैं। भारतीय संविधान सभा ने इस तथ्य को सिर माथे रखा और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि अंग्रेजी के समर्थकों ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और समृद्धि की बड़ी वकालत की, फिर भी राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली और देश के अधिकांश भाग में समझी जाने वाली भाषा हिंदी को ही भारत संघ की राष्ट्रभाषा बनाया। हिंदी संघ की राजभाषा 1950 में घोषित हुई, परंतु केंद्र सरकार के कामों में हिंदी के साथ अंग्रेजी बनी रही। हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा 1960 में किए गए और विशेषकर राजभाषा अधिनियम 1963 के पास होने के बाद ही इसका औपचारिक कार्य आरंभ माना जाता है। उसके बाद ये अनुभव किया गया कि हिंदी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे नंबर 1, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी में अनुवाद
अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण, और चौथा जो है हिंदी टाइपराइटरों और यांत्रिक साधनों के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था। तो राजभाषा हिंदी की नीति को लागू करने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और 1976 में इसका पुनः संशोधन किया गया। और इसके कुछ प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहला, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार और हिंदी राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच में पत्राचार अंग्रेजी के माध्यम से होगा, बशर्ते उसे राज्य ने इसके लिए हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। मतलब कि जो राज्य नहीं चाहते हिंदी का प्रयोग, वो हिंदी की जगह अंग्रेजी में अपना पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तीसरा, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच में पत्र व्यवहार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, जबकि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जब तक कि संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्र आदि की दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा है, राजभाषा अधिनियम धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित कागजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा। वो कागज कौन से हैं? पहला संकल्प, दूसरा सामान्य आदेश, तीसरा नियम, चौथी अधिसूचना, पांचवा प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, छठा प्रेस विज्ञप्ति, सातवां संसद या किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागज, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस, टेंडर फॉर्म आदि। धारा 3(4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में प्रवीण हो, तब भी वो अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर पाएगा। केवल इस आधार पर कि वो दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है तो उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए। राजभाषा, छठा है, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3 के रूप में यह उपबंध किया गया कि उपयुक्त कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के
विधानमंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न करे और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सत्र भी इस आशय का संकल्प पारित करे। 7वां है, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग अधिकृत किया जा सकता है। तथापि यदि कोई निर्णय, डिग्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न भाषा में दिया जाता है तो उसके साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा, जब तक कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिंदी प्रयोग की अनुमति ली है। राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करने के साथ दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया गया था। इस संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार हिंदी प्रसार और विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक और अधिक गहन विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित भी करेगी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में किए गए उपायों और उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करेगी। सन 1968 से निरंतर वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता रहा है कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उसके अनुसार कार्यवाही करें। और अब तक इस प्रकार की 10 रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और 11वीं प्रस्तावित है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 से राजभाषा अधिनियम बनाया गया। यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था जिससे हिंदी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिलती। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। 1. केंद्र सरकार के कार्यालय के क्षेत्र में के लिए राज्य व संघ राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल आदि और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र केवल हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में कोई सरकार कार्यालयों से खास क्षेत्र के किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र वो हिंदी में भेजे जाएंगे, और यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से ग क्षेत्र से किसी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, क ख क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
वो ग क्षेत्र में आते हैं तो वो वहाँ पर किसी कार्यालय व्यक्ति को जो पत्र हैं वो अंग्रेजी में भेजे जाएंगे, और यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। घ, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय के एक विभाग या दूसरे विभागों के बीच में जो पत्र व्यवहार है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है, परंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग और क क्षेत्र में स्थित संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार के द्वारा निर्धारित अनुपात में और हिंदी में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम 2/3 पत्र व्यवहार हिंदी में होना चाहिए। क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के किन्हीं 2 कार्यालयों के बीच सभी पत्र का व्यवहार हिंदी में ही किए जाने चाहिए। हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाने चाहिए। हिंदी में लेख, हिंदी में हस्ताक्षर, आवेदन पत्र, अभ्यादनों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाने चाहिए। फिर है राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होंगी। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी और अंग्रेजी में टिप्पणी और मसौदे के लिए